नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास में इल्तुतमिश के बारे में हमने बात किया था और इल्तुतमिश का बंगाल बिहार अभियान मैंने आपको समझाया था। इसके बाद मैंने बताया था कि इसी अभियान के दौरान इसका बड़ा पुत्र मारा गया। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपने देखा होगा। तो आज यहीं से हम आगे की बातें करेंगे। हम सब जानते हैं कि बंगाल बिहार अभियान के बाद इसने ग्वालियर अभियान किया 1231 में। और जब ग्वालियर अभियान किया तो उस समय ग्वालियर में परिहार वंश चल रहा था और परिहार वंश का शासक मंगल देव या मलय वर्मा हुआ करता था। मलय वर्मा ने 11 महीने के आसपास इल्तुतमिश की सेना का सामना किया, लेकिन अंततः पराजित हुआ और समर्पण कर दिया। इसके बाद ग्वालियर को भी इल्तुतमिश जीत के दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया और ग्वालियर को जीतने के बाद कलिंजर दुर्ग पे आक्रमण किया। और जब कलिंजर दुर्ग पे आक्रमण किया तो उस समय वहां पे चंदेल वंश का शासक त्रिलोक वर्मा हुआ करता था और त्रिलोक वर्मा ने भी अपनी पराजय स्वीकार की और इल्तुतमिश के सामने समर्पण कर दिया। इस तरह से ग्वालियर के और कलिंजर वाला जो पूरा का पूरा भाग था, पूरा का पूरा क्षेत्र, उसको दिल्ली सल्तनत का अभिन्न अंग बनाया। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान में बिजी था तो उस समय दिल्ली का सिंहासन या दिल्ली की सत्ता कौन संभाल रहा था? तो हम सब जानते हैं इल्तुतमिश की एक पुत्री हुआ करती थी, रजिया। और यही रजिया जब इल्तुतमिश ग्वालियर में था तो दिल्ली की सत्ता संभाले पड़े थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो बेहद आयोग्य थे, एक भोग विलासी हुआ करते थे, केवल भोग विलास में डूबे रहते थे। और इसी की वजह से इल्तुतमिश की गैर मौजूदगी में सत्ता का बागडोर रजिया के हाथों में था, यानी पूरा का पूरा दिल्ली का सत्ता रजिया संभाल रही थी। जब ग्वालियर अभियान से इल्तुतमिश लौटा तो रजिया से बेहद प्रसन्न हुआ और रजिया से प्रसन्न होने के कारण रजिया के नाम के सिक्के चलवाए और रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो आज हम यही सारी चीजें या वहां से आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कहा कि 1231 में इसने ग्वालियर अभियान किया और उस समय ग्वालियर में परिहार वंश चल रहा था और परिहार वंश का शासक मंगल देव या मलय वर्मा हुआ करता था, जिसने 11 माह मंगलदेव या मलय वर्मा हुआ करता था जिसने 11 माह इल्तुतमिश की सेना का सामना किया। ठीक है, उसके बाद यह ग्वालियर जीतने के बाद इल्तुतमिश कालिंजर पर आक्रमण किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसने आत्मसमर्पण कर दिया। और कालिंजर पे जब आक्रमण किया तो वहां पे चंदेल वंश चल रहा था और चंदेल वंश का शासक हुआ करता था त्रिलोक वर्मा। और इस त्रिलोक वर्मा ने भी क्या कर ली? अधीनता स्वीकार की और पूरा का पूरा क्षेत्र इसने दिल्ली के अधीन कर लिया। इसके बाद मैंने बताया कि इस अभियान को पूरा करने में इसकी पुत्री इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पूरे अभियान के दौरान रजिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी की वजह से रजिया से प्रसन्न होकर इसने रजिया के नाम के सिक्के चलाए, रजिया के नाम के सिक्के चलवाया। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इसने अपना उत्तराधिकारी भी किसे घोषित किया था? रजिया को। इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया रजिया को। ठीक है, इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया रजिया को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इमारतों का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। हम सब जानते हैं कि इसने बदायूं में, अगर स्मारकों की बात करें, स्थापत्य की बात करें, तो इसने बदायूं में हौज ए शमसी ईदगाह बनवाया। इसके अलावा
जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ये दोनों बदायूं में है। हौज शमसी ईदगाह और जामा मस्जिद। इसके अलावा याद रखेंगे कि इसने दिल्ली में सुल्तान गढ़ी का मकबरा, और ये मकबरा बेसिकली है किसका, तो इसके बड़े पुत्र इसके बड़े पुत्र का ये मकबरा है जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। ये मकबरा है किसका, तो ये नसीरुद्दीन महमूद का क्या है, मकबरा है। इसके अलावा याद रखेंगे कि इल्तुतमिश को ही मकबरा शैली का, इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। मकबरा शैली का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया जो इसके बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का था, और इसी के कारण इसे मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। एक और बात याद रखेंगे, ग्वालियर अभियान को जीतने के बाद इसने ग्वालियर अभियान विजय, लिखता हूं मैं, ग्वालियर अभियान विजय के बाद, ठीक है, इसने नागौर में, ठीक है, इसने नागौर में अतारकीन का दरवाजा बनवाया, ठीक है ना, अतारकीन का दरवाजा बनाया। कहां पे, नागौर में। समझ के मेरे भाई। और ये नागौर है कहां पे, तो आप सब जानते हैं, राजस्थान वाला, यानी जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। तो नागौर में इसने अतारकीन का दरवाजा बनाया। और अब एक और बात याद रखेंगे, इसी दरवाजा से प्रभावित होके अकबर ने गुजरात अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। इसी दरवाजा से प्रभावित होकर अकबर ने अपने शासनकाल में जब गुजरात अभियान किया था, गुजरात को दिल्ली में मिलाया जीत के, तो उसने इसी दरवाजा के तर्ज पे बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है, वहां पे बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो ये सारी की सारी इमारतें बनवाए किसने, इल्तुतमिश ने। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि 1236 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब 1236 में इसकी मृत्यु हुई तो इसका मकबरा भी कहाँ पे है, दिल्ली में। इसने अपने मकबरे का स्वयं निर्माण कराया था, क्योंकि जानता था कि इसके बच्चे क्या हैं, बेहद अयोग्य हैं। तो 1236 में इल्तुतमिश वॉज डाइड, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और याद रखेंगे मेरे दोस्तों, इसका मकबरा भी कहाँ पे है, दिल्ली में। इसका मकबरा दिल्ली में, ठीक है, कुतुब मीनार परिसर में इसका मकबरा दिल्ली में है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किससे, इल्तुतमिश से। अब इल्तुतमिश के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, अगले शासक के बारे में, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश के मरने के बाद इसका एक बेटा हुआ करता था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश का एक पुत्र हुआ करता था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसके मरने के बाद गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो हम बात करेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में महज 6 माह 18 दिन शासक रहा, ठीक है ना, बहुत कम दिन शासन किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैंने भी आपको बताया कि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन इसके मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इसका एक और बेटा हुआ करता था, दूसरे नंबर वाला, इसने विरोध किया और विरोध करके गद्दी पे बैठ गया। और जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह रजिया के खिलाफ जाकर गद्दी पे बैठा तो हम सब जानते हैं कि इसके दरबार में
लाल रंग का चोला न्याय का प्रतीक था। पिछले वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पूरी बात बताई है। रजिया ने लाल रंग का चोला धारण किया और दिल्ली की जनता के पास गई जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन, और दिल्ली की जनता से आग्रह किया कि आप सब जानते थे कि मेरे पिताजी इल्तुतमिश मरने से पहले मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गए थे, लेकिन मेरा भाई मेरे मर्जी के खिलाफ गद्दी पर बैठ चुका है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की जनता का समर्थन मिला रजिया को, और दिल्ली की जनता के ही सपोर्ट से रजिया ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवाई, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठी कौन? रजिया सुल्ताना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है मेरे भाई, रजिया सुल्तान जिसका शासनकाल रहा 1236 से 1240 तक। ठीक है, 1236 से 1240 तक शासनकाल रहा रजिया सुल्तान का। ठीक है, याद रखेंगे, यह काबा यानी कुर्ता और कुलाह यानी पगड़ी ठीक है, याद रखेंगे। जब रजिया शासिका बनी दिल्ली के अगली अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मरवा के, तो ये काबा यानी कुर्ता और कुलाह, सर पे पगड़ी पहना करती थी। कहने का तात्पर्य ये पूरे के पूरे पुरुषों वाला पोशाक पहना करती थी, क्योंकि हम सब जानते हैं इस्लाम में औरतों को हिजाबों में रहना पड़ता था और पर्दा प्रथा का प्रचलन है, लेकिन इसने पूरे के पूरे तरीके से पर्दा प्रथा का त्याग किया और इसने पुरुषों का भेष बनाया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये काबा पहना करती थी और कुलाह पहना करती थी और दरबार में पुरुषों के भेष में बैठा करती थी और न्याय किया करती थी। इसके इसी बोल्डनेस के कारण इसे रजिया बेगम ना कह के इसे रजिया सुल्तान कहा गया। ठीक है, लेकिन जब रजिया गद्दी पे बैठी तो इसका एक और भाई हुआ करता था, बहराम शाह। बहराम शाह को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और बहराम शाह ने रजिया का विरोध किया, और रजिया का विरोध करने के बाद बहराम शाह ने दल चालीसा के 40 तुर्क सरदारों को अपने तरफ मिला लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो दल चालीसा के 40 सरदार भी मर्द हुआ करते थे और उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके ऊपर एक स्त्री का क्या है, शासन हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में या आर्यव्रत में काफी लंबे समय से वैदिक काल से ही पितृसत्तात्मक प्रथा का प्रचलन था, यानी पुरुषों की प्रधानता हुआ करती थी। तो बहराम शाह ने विद्रोह किया और बहराम शाह ने इसके खिलाफ विद्रोह किया और दल चालीसा को अपने तरफ मिला लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये दल चालीसा अभी तक ये सुल्तान के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब ये बहराम शाह के लिए काम करना शुरू कर दिए। लेकिन रजिया के भी कुछ वफादार लोग हुआ करते थे दरबार में। सबसे पहले एतगीन हुआ करता था, जिसको रजिया ने बदायूं, और एक अल्तोनिया जो रजिया का बचपन का दोस्त था, उसे इसने पंजाब के भटिंडा का गवर्नर बनाया। तो अभी बात करते हैं, रजिया ने एतगीन को, बदायूं और अल्तोनिया को पंजाब के भाटिंडा का गवर्नर बनाया। मैंने कहा कि रजिया ने एतगीन को बदायूं और अल्तोनिया को पंजाब के भाटिंडा का गवर्नर बनाया। इसके अलावा हम सब जानते हैं इसके दरबार में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खान, और जो अबिसीनिया का हब्सी हुआ करता था। अबिसीनिया हम सब जानते हैं अफ्रीका का हब्शी हुआ करता था याकूत खान, और याकूत खान इल्तुतमिश के ही शासनकाल से कार्य कर रहा था। हम सब जानते हैं कि ये इल्तुतमिश के घोड़े का रखरखाव कर रहा था। इल्तुतमिश जब सुल्तान हुआ करता था तो, और इल्तुतमिश कहीं से घूम फिर के आता था तो इसके घोड़े को नहलाना धुलाना खाना पीना वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी थी? याकूत खान की। और जब इल्तुतमिश कहीं बाहर जाता था तो अपने हाथों पे इल्तुतमिश का पैर रख के घोड़े पे चढ़ाया करता था। ये सारा का सारा काम किया करता था इल्तुतमिश के लिए, लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया शासिका बनी। अब ये सारा का सारा काम करने लगा रजिया के लिए, और इसी काम के दौरान एक दूसरे में अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे में प्रेम प्रसंग फैल गया। और यानी कहने का तात्पर्य ये है मेरे दोस्तों कि
एक दोनों लोग यानी रजिया और याकूत खान एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चलाने लगे, एक दूसरे से प्रेम करने लगे। और जब याकूत खान रजिया से प्रेम करने लगा यानी दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो रजिया ने इसका प्रमोशन कर दिया। अभी तक केवल एक घोड़े का रखरखाव करता था, लेकिन रजिया ने इसे शाही अश्वशाला का मंत्री बना दिया। और जब रजिया इसे शाही अश्वशाला का मंत्री बना दिया तो उच्च वर्ग के लोग जो इसके दरबार में थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। एक तो रजिया निम्न वर्ग के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चला रही थी और दूसरा प्रेम प्रसंग तो बात ठीक थी, लेकिन एक निम्न वर्ग के व्यक्ति को एक उच्च पोस्ट दे दिया। इस बात से नाराज हो गए इसके दरबार के उच्च मिनिस्टर। तो हम बात करते हैं याकूत खान के बारे में। मैंने बताया कि रजिया ने याकूत खान को शाही अश्वशाला, याद रखेंगे इस शाही अश्वशाला को कहा जाता था दीवाने आखूर, और इसका मंत्री हुआ करता था आमीर आखूर। ठीक है, आमीर आखूर। कहने का तात्पर्य यह है कि रजिया ने याकूत खान को आमीर आखूर की उपाधि देती, इसे शाही अश्वशाला का मंत्री बना दिया। और शाही अश्वशाला के मंत्री के रूप में काम करने लगा कौन? याकूत खान। कुछ समय तक रजिया ने अच्छे तरीके से शासन किया, क्योंकि रजिया एक योग्य शासिका थी। काफी इतिहासकारों का ऐसा मत है कि रजिया के पतन का कारण एक ही था, क्योंकि वो स्त्री थी। अगर वो स्त्री नहीं होती तो रजिया का पतन नहीं हुआ होता। तो रजिया एक योग्य शासिका थी, उसने शासन व्यवस्था चलाया। और एक और बात याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका थी, पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। जब रजिया का प्रेम प्रसंग फैल गया यानी इसके प्रेम का चर्चा पूरे दिल्ली सल्तनत में हो गया, तो ये बात पता चली किसे? अल्तोनिया को। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्तोनिया बचपन से प्रेम करता था रजिया से, और ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है अल्तोनिया को। किसके? याकूत खान और रजिया के प्रेम प्रसंग वाली। और क्योंकि अल्तोनिया एक बात जानता था कि आज रजिया से सारे अमीर वर्ग के लोग क्या हो चुके हैं? नाराज हो चुके हैं। इसी बात का फायदा उठाया अल्तोनिया ने, और पंजाब के भटिंडा में इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसने पंजाब के भटिंडा में विद्रोह किया और अपने आप को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जब अल्तोनिया ने विद्रोह किया तो अल्तोनिया की बात जानता था कि इस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए रजिया और याकूत खान आएंगे, क्योंकि कबाब में हड्डी बन चुका था कौन? याकूत खान। और जब अल्तोनिया ने विद्रोह किया तो इस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली से रजिया और याकूत खान अपनी सेना लेके आगे बढ़े। और जब पंजाब के भटिंडा पहुंचे तो याकूत खान को देखते ही अल्तोनिया ने सबसे पहले उसकी सेना पे आक्रमण कर दिया। मेरे दोस्तों, न दुआ किया न सलाम किया, सबसे पहले उसने याकूत खान की क्या कर दी? हत्या कर दी। और अल्तोनिया ने जब याकूत खान की हत्या कर दी तो रजिया को कैद कर लिया। और जब रजिया को कैद किया तो ये बात पता चली बहराम शाह को। अभी तक जो काम बहराम शाह करना चाहता था वो काम कर दिया अल्तोनिया। बहराम शाह प्रसन्न हुआ और बहराम शाह ने 1240 में अपने आप को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो ये हम बात करते हैं। मैंने कहा कि 1240 में हुआ अल्तोनिया का विद्रोह। अल्तोनिया का विद्रोह, और इस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए रजिया याकूत खान गए, जिसके दौरान याकूत खान की अल्तोनिया ने क्या कर दी? हत्या कर दी। याकूत खान की क्या हो गया? मारा गया, यानी इसी के दौरान मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हुई तो अल्तोनिया ने रजिया को क्या कर लिया? कैद कर लिया, रजिया को बंदी बना लिया। और जब रजिया को बंदी बना लिया तो इस बात से प्रसन्न हुआ बहराम शाह, और बहराम शाह ने 1240 में खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। लेकिन मेरे भाई, कहानी में नया मोड़ आया, क्योंकि बहराम शाह के दिमाग में एक बात चल रही थी कि याकूत खान मारा गया, अब अल्तोनिया क्या कर देगा? रजिया की भी हत्या कर देगा। और जब रजिया की हत्या हो जाएगी तो अगला शासक, अगला सुल्तान कौन बन जाएगा? बहराम शाह बन जाएगा। लेकिन अंदर की बात से अनभिज्ञ था, अनजान था कौन? बहराम शाह। बहराम शाह को अंदर की बात पता नहीं थी। इधर कहानी में नया मोड़ आया, ट्विस्ट आया। अल्तोनिया ने रजिया को बंदी तो बना लिया था, लेकिन बंदी बनाने के बाद रजिया को मारा नहीं था। रजिया के पास 2 शर्त रखा। उसने कहा कि या तो मुझसे निकाह कर लो, विवाह कर लो, नहीं तो मुझे
दिल्ली का सुल्तान बना दो। दोनों सूरत में फायदा होने वाला था दुनिया का। अगर रजिया से विवाह ना करती तो दुनिया से मार देता और मार के सुल्तान बन जाता। अगर विवाह कर भी लेती तभी भी सुल्तान बनता कौन? अल्तुनिया। लेकिन रजिया किसी भी कीमत पे दिल्ली की सत्ता अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। रजिया को एक बात पता थी कि प्रेमी याकूत खान मारा गया है, अगर मैं इनकार करती हूं तो मुझे भी क्या कर देगा? अल्तुनिया मार देगा। और अगर मैं यहां से बच के निकली तो हो सकता है अगर मैं दिल्ली पहुंचूं तो दिल्ली की जनता का सपोर्ट मिले, समर्थन मिले, और दिल्ली की जनता के समर्थन से फिर मैं शासिका बनी रहूं। इसी की वजह से रजिया मैरिड अल्तुनिया। मेरे दोस्तों, रजिया ने विवाह कर दिया किससे? अल्तुनिया से। रजिया मैरिड अल्तुनिया। रजिया ने अल्तुनिया से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ठीक है। और जब रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लिया तो ये बात पता लगी बहराम शाह को। बहराम शाह की नींदें उड़ चुकी थी। बहराम शाह कल्पना नहीं कर किया था इन सारी चीजों का, और ये सारी चीजें इसके सामने आ गई। बहराम शाह एक बात भली भांति जानता था कि अगर रजिया किसी तरीके से दिल्ली पहुंच गई तो फिर से रजिया को जनता का सपोर्ट मिलेगा, और जनता का जब सपोर्ट रजिया को मिलेगा तो जनता के सपोर्ट से रजिया फिर से मुझे क्या करवा देगी? मरवा के, और खुद सिंहासन की हकदार बन जाएगी या गद्दी पे बैठ जाएगी। बहराम शाह किसी भी सूरत पे नहीं चाहता था कि रजिया वापस दिल्ली आए। इधर ये दोनों विवाह कर चुके थे। अब इन्होंने अपना सेना सज्ज किया और अगला टारगेट ही क्या था? दिल्ली। दिल्ली की तरफ कूच किए, और इधर बहराम शाह दल चालीसा के 40 सरदारों को आदेश दिया कि रजिया किसी भी कीमत पे दिल्ली नहीं पहुंचनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि जब रजिया और अल्तुनिया दिल्ली के लिए कूच किए तो हरियाणा के कैथल नामक, क्योंकि हम सब जानते थे कि उस समय पैदल सेना थी, हाथी घोड़े थे। रात हो गई हरियाणा के कैथल तक पहुंचते पहुंचते, और हरियाणा के कैथल में ही रजिया ने अपना शिविर लगाया। अपने सेना को आदेश दिया शिविर लगाने के लिए, और इनका शिविर लगा दिया गया हरियाणा के कैथल में। इधर दल चालीसा के 40 जवान हरियाणा के कैथल में इनका इंतजार कर रहे थे। आधी रात हुई। आधी रात को रजिया के शिविर को चारों तरफ से, रजिया का जो शिविर था इसको चारों तरफ से दल चालीसा के 40 जवानों ने घेर लिया। और रजिया फंस चुकी है मेरे भाई किसमें? गुंडों में। अपने गाना सुना, रजिया गुंडों में फंस गई। बिल्कुल हाँ, रजिया गुंडों में फंस गई यहाँ पे। और चारों तरफ से दल चालीसा के 40 तुर्क सरदारों ने घेरा डाल दिया रजिया पे। और इसी के दौरान दोनों में मुठभेड़ हुई जिसमें रजिया और अल्तुनिया मारे गए। कहने का तात्पर्य कि हरियाणा के कैथल में ही इनका कब्रगाह खोद दिया गया। किसके द्वारा? दल चालीसा के 40 जवानों के द्वारा। और इस तरह से रजिया का क्या हो गया? 1240 में पतन हो गया। इन दोनों की मृत्यु हो गई 1240 में। और इनका मकबरा कहां पे? कैथल में। और इनके मरने के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान ही कौन बन गया? बहराम शाह। तो हम बात करेंगे बहराम शाह के बारे में। हम सब जानते हैं जब बहराम शाह गद्दी पे बैठा तो बहराम शाह के दिमाग में एक बात चला कि अभी तक तो ये दल चालीसा सुल्तान के लिए वफादार थे, लेकिन अब एक किंग मेकर बन चुके हैं, शासक निर्माता बन चुके हैं। जैसे मैंने इनका प्रयोग करके रजिया को मरवाया, कोई और भी व्यक्ति इनका प्रयोग मेरे खिलाफ करके मुझे गद्दी से हटा सकता है। तो सबसे पहले इनको कंट्रोल करना होगा, एक ऐसा पद बनाना होगा जिस पद के अधीन ये 40 के 40 तुर्क सरदार रहे। गद्दी पर बैठने के बाद बहराम शाह एक अयोग्य शासक साबित हुआ और इसने एक नए पद का सृजन किया, नायब-ए-मुमलकात। और ये पद जो हुआ करता था, इस पद के अधीन हुआ करते थे दल चालीसा के 40 तुर्क सरदार, और इसका हेड ही बना दिया गया किसे? एतगीन को। तो हम बात करेंगे बहराम शाह के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। थोड़ी बहुत इधर उधर से बातें होती हैं, बाकी सफिशिएंट है। आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हम किस टाइप पे बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए, तो बात करते हैं बहराम शाह के बारे में, जिसका शासनकाल रहता है 1240 से 1242 तक। और जैसा कि मैंने बताया, ये जब गद्दी पे बैठा तो इसने नायब-ए-मुमलकात
पद का सृजन किया और इसका हेड बनाया, अध्यक्ष बनाया एतगिन को। ठीक है, इसका अध्यक्ष बना दिया गया किसे? एतगिन को। कहने का मतलब कि बेहद अयोग्य शासक साबित हुआ और इसने एतगिन को नायब मुमलकात का हेड बनाया। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे इसके शासन काल में 1241 में हुआ मंगोलों का आक्रमण। ठीक है, मंगोलों का आक्रमण, मंगोल शासक तायर के नेतृत्व में। ठीक है ना, तायर के नेतृत्व में। तो इसके शासनकाल में 1241 में एक और इंपॉर्टेंट घटना घटी, मंगोलों का आक्रमण हुआ, उसका शासक तायर हुआ करता था, तायर के नेतृत्व में ही, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण जारी रहेगा, क्योंकि एक लुटेरे किस्म के लोग हैं और बार बार दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करेंगे और दिल्ली सल्तनत से धन संपत्ति को लूट के वापस चले जाते थे। तो मंगोलों का आक्रमण जारी रहा और हम सब जानते हैं खिलजी वंश में सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण देखने को मिला था। तो मंगोलों का आक्रमण हुआ और मंगोल आए दिल्ली में, दिल्ली से लूटपाट की और लूटपाट करके चले गए। इसके बाद हम सब जानते हैं बहराम शाह के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह का एक पुत्र हुआ करता था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन मशहूद शाह। अलाउद्दीन मशहूद शाह ने बहराम शाह की हत्या करवाई और बहराम शाह की हत्या करवाने के बाद दिल्ली का अगला शासक बना। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे मसूद शाह के बारे में, जिसका शासनकाल रहा 1242 से 1246 तक। 1242 से 1246 तक शासन किया अलाउद्दीन मशहूद शाह ने। ठीक है ना, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा हुआ करता था। ठीक है, अलाउद्दीन मशहूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये बेहद नाम मात्र के शासक हैं, शाह का पुत्र था। इनके बारे में केवल आपको नाम ही जानना है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किए, केवल भोगी विलासी थे। तो मशहूद शाह ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र हुआ करता था, इसकी हत्या करवा दी बहराम शाह की और बहराम शाह की हत्या करवाने के बाद दिल्ली का अगला शासक बना जो 4 साल केवल शासन कर पाया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र हुआ करता था कौन? मसूद शाह। मसूद शाह की हत्या कराई, इसी का एक और चाचा हुआ करता था, यानी बहराम शाह का भाई हुआ करता था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद ने इसकी हत्या करवाई, नसीरुद्दीन महमूद इसकी हत्या करवा के दिल्ली का अगला शासक बना। तो याद रखेंगे इसके बाद गद्दी पे बैठा नसीरू, ये दूसरा वाला था मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। नसीरुद्दीन महमूद एक तो मर गया और ये दूसरा वाला था। ठीक है, 1246 से 1265 याद रखेंगे। इसने दल चालीसा की मदद से ये गद्दी पे बैठा और दल चालीसा के 40 तुर्क सरदारों में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था बलबन, और इसी बलबन की मदद से ये गद्दी पे बैठा था। तो इसके वजह से इसने बलबन को अपना वजीर नियुक्त किया और इसे उलूग खान की उपाधि दी। उलूग खान की उपाधि दी। ठीक है, इतिहासकार कहते हैं कि बलबन इतना होशियार व्यक्ति था कि पहले 20 साल वजीर के रूप में शासन किया और बाकी के 25 साल शासक के रूप में शासन किया। यानी कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत में जब नसीरुद्दीन महमूद शासन कर रहा था तो ये बेहद संत स्वभाव का व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि ये कुरान की नकल करके, कुरान की कॉपी करके, नकल करके और टोपियां सिलकर बेचा करता था। ये कुरान की नकल करके टोपियां सिल के बेचा करता था और उसी से अपना खर्च बर्च चलाया करता था। ये बेहद साधु स्वभाव का व्यक्ति था। इसको सत्ता सिंहासन में कोई रुचि नहीं थी, शासन प्रशासन में कोई रुचि नहीं रखता था और ये बेहद संत स्वभाव का व्यक्ति साबित हुआ। और कहने का मतलब जो वास्तविक सत्ता थी, नाम मात्र का ही सुल्तान था, वास्तविक सत्ता थी किसके हाथों में थी? बलबन के हाथों में थी। बलबन अपने आप को और मजबूत करने के लिए इसने नसीरुद्दीन महमूद से बलबन ने
बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया किससे? नसीरुद्दीन से। नसीरुद्दीन से। और जब पुत्री का विवाह करा दिया तो पूरी की पूरी तरीके से मजबूत साबित हो गया बलबन। अब केवल नाम का बादशाह बन गया, नाम का सुल्तान बन गया नसीरुद्दीन महमूद। और दिल्ली सल्तनत में वास्तविक सत्ता, वास्तविक सिंहासन किसके हाथों में आ गई? बलबन के हाथों में आ गई। ठीक है, बलबन के हाथों में आ गई। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ऐसा कहा जाता है कि 1265 तक इसने शासन किया, लेकिन केवल नाम मात्र का व्यक्ति हुआ करता था। वास्तविक सत्ता चला रहा था कौन? बलबन। 1265 में जैसे नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, बलबन ने इसके सारे उत्तराधिकारियों को मार दिया। और बलबन ने इसके सारे उत्तराधिकारियों को मार के दिल्ली का अगला शासक बन गया बाय द नेम ऑफ गियासुद्दीन बलबन। तो हम सब जानते हैं कि 1265 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, और जब 1265 में मृत्यु हुई तो दिल्ली का अगला शासक बना बलबन। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये यहां तक हमें बात करनी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं रजिया के बाद कोई लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और सारे के सारे लोग आए, भोग विलास किए और यहाँ से चले गए। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो आज की कहानी यही रखते हैं। अगली क्लास में आपसे रूबरू होंगे मेरे दोस्तों, जिसमें हम गियासुद्दीन बलबन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।